आज मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा दो तीन चीज़ों जिन्हों को मैंने गौर किया उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा, भारत में साइकिल यात्रा, पूरी दुनिया में साइकिल यात्रा के माध्यम से, कि भैया ने जो एक्सप्रेस वे बनाया है वो दुनिया का सर्वोत्तम क्वालिटी का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे है। मैंने दुनिया के जितने भी बेहतरीन एक्सप्रेस वे हैं, चाहे वो जर्मनी के ऑटोबान हो, चाहे यूएस के इंटरस्टेट्स हाईवेज हो, फ्रीवेज हो, सब पे चलाई है साइकिल। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक्सप्रेस वे पर भी साइकिल चलाने का मौका मिला अभी जब मैं दिल्ली से। तो मेरे जैसे करोड़ों युवाओं ने ठाना है कि हम 2022 में अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। और मैं ये यकीन से कहता हूँ, जिस तरह से प्रदेश में माहौल बन रहा है, हजार लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, कि अखिलेश जी और मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी और आप सभी हमारे प्रदेश को बहुत बुलंदियों पर ले जाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, जितने भी हमारे पार्टी के सम्मानित गणमान्य सदस्य हैं सभी का, और सभी मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। अभिषेक जी ने पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा की है, उनका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा लेखक दीपक पांडे जी से, जिन्होंने आज काला धन जिन्होंने मंदी के जनक पुस्तक का विमोचन दीपक पांडे जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से कराया है। मैं दीपक पांडे जी से अनुरोध करूंगा आवें और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी उपस्थित महानुभावों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज इस मंच के माध्यम से मोदी सरकार के द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले से देश में जन्मे आर्थिक मंदी की सच्चाई से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। जैसा कि अब समस्त भारत का जनमानस समझ चुका है कि नोटबंदी देश की सबसे बड़ी आर्थिक आपातकाल प्रायोजित लूट और देश को आर्थिक त्रासदी की तरफ धकेलने वाला हड़बड़ी में तानाशाही तरीके से लिया गया एक अपरिपक्व राजनीतिक फैसला था, क्योंकि नोटबंदी करने से पहले मोदी सरकार ने आरबीआई से पूछा तक नहीं था, जबकि देश के सभी बड़े आर्थिक फैसले बिना आरबीआई की अनुमति से नहीं लिए जाते हैं। आपको ज्ञात हो कि 1.25 महीने बाद आरबीआई ने नोटबंदी का जो परमिशन दी थी कि आप नोटबंदी कर सकते हैं, नोटबंदी के 1.25 महीने बाद। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे एक देश था अर्जेंटीना में क्या हुआ था कि वहाँ की सरकार वहाँ के रिजर्व बैंक पे हनक और अपना दबीज बनाना शुरू की और वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई। और ठीक वही काम यहाँ भी हो रहा। आपने देखा होगा जब भी सत्ता ने रिजर्व बैंक पे अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ के अधिकारी जो हैं उससे कट के छोड़ के हट जाते हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप बनता चला जा रहा है। नोटबंदी ने मंदी को जन्म दिया, उसके बाद जीएसटी और मोदी सरकार की अन्य नीतियों ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। इतनी बड़ी जो मंदी आ गई है भारत में, ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण है। आपको बता दें, भारत में स्टार्टअप फंड देने के लिए बहुत कम कंपनियां हैं। स्टार्टअप फंड के नाम पे चीनी कंपनियों ने भर के इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इंडिया का जो है, आपने देखा होगा कालीन मार्केट, इस टाइप जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे सारे बंद हो गए, और जिसकी वजह से मंदी ने विराट रूप ले लिया। ट्रेड वार, आपको पता है, बताना चाहूंगा कि 1980 के दशक में ट्रेड वार हुआ था। तो इस ट्रेड वार का फायदा लेते हुए चीन ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया था। आज फिर अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार हो रहा है। अगर भारत चाहता तो इस ट्रेड वार का लाभ लेकर के अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके एक बड़ा विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेता, और उसके बाद आरसीईपी में इन्वॉल्व होकर के पूरे विश्व की 20% मार्केट में जा करके व्यापार कर सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों फैसलों से पीछे पैर खींच लिया, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को बना लेते तो हमारी सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी थी उसका समाधान हो सकता था। लेकिन इनको पता है कि अगर आप
के पास रोजगार होगा, आपके पास शिक्षा होगी, तो आप इनके चलाए जाने वाले एजेंडे में नहीं फंसेंगे। उसके बाद मैं लास्ट कहूंगा कि क्या हुआ है कि मोदी सरकार ने एक नेक्सस बनाया है, एनसीएलटी एक राष्ट्रीय कानून है, जिसके माध्यम से बहुत सारी, आप जाकर के एनसीएलटी के बारे में अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको मिलेगा कि 12,000 करोड़ की कंपनी को एनसीएलटी में जाकर के सरेंडर किया जाता है, 2,000 करोड़ में बिकती है। उसके बाद क्या करता है, 400 करोड़ बैंक से लोन लेकर के डाल देते हैं, और उसके बाद उस कंपनी को फिर से 12-15,000 करोड़ करके फिर से वो उनके पास सारा पैसा आ जाता है। तो क्या ये हुआ है कि भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो गया है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो गया है। बहुत शॉर्ट समय में मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पार्टी में शामिल होने के लिए निवेदन करता हूं। धन्यवाद दीपक जी। अब मैं श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी, लेखक नरेंद्र प्रताप सिंह को आमंत्रित करता हूं, वो आवे और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना बस कहना चाहता हूँ कि सहृदयी व्यक्तित्व मुस्कराता हुआ चेहरा जिसका, सहृदयी व्यक्तित्व मुस्कराता हुआ चेहरा जिसका, हर एक पल समाज हित में कटे जिसका, अपने पराये में कभी फर्क नहीं करते, अखिल विश्व के इस हैं अखिलेश नाम जिनका। मैंने जो काला धन पुस्तक लिखी है और उसमें मैंने ये दिखाया है कि काला धन जो है वो नोटबंदी के द्वारा कितना अपने देश में आया। तो सर्वप्रथम मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एवं समस्त यहाँ पर जो लोग हैं इसमें सभागार में, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में आज का दिन जो है बहुत ही चिंता एवं चिंतन का दिन है। समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से विख्यात काला धन किसी भी देश के लिए अभिशाप होता है। समस्त प्रकार के भ्रष्टाचार की जननी काला धन है और काले धन को समाप्त करने के लिए और इसको कम करने के लिए पूर्व में बहुत सी विधियां अपनाई गईं, लेकिन 8 नवंबर 2016 की जो रात्र की जो ये घटना थी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये घटना नहीं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। क्योंकि इसको दुर्घटना नाम देना इसलिए उपयुक्त होगा क्योंकि इस दिन पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गईं, कितनों की शादियां टूट गईं, किसानों को खाद पानी नहीं मिल पाया, अस्पतालों में पता नहीं कितने लोग मर गए, उनकी जानें चली गईं और उनको दफन के लिए कफन का पैसा नहीं था लोगों के पास। ये स्थिति थी। लेकिन क्या जो 8 नवंबर को नोटबंदी की गई थी उसके उद्देश्य क्या पूर्ति हो पाई? ऐसा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और नोटबंदी के उद्देश्य जो थे क्या था कि काला धन हम वापस लाएंगे और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाएगा, नक्सलवाद है इसको खत्म किया जाएगा, आतंकवाद खत्म होगा। क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। अब भारत की जनता से वादा किया गया था कि विदेशों में जमा काला धन अपने यहाँ आएगा और सबको बांटा जाएगा। लोगों ने खाता भी खुलाया, वही दशा हो गई कि गांव के लोग जानते हैं कि घर के धान प्यार में डाल देना, वही वो अपने जेब से पैसा लगाकर लोगों ने खाता खुलाया, लेकिन पैसा नहीं आया, एक सपना रह गया। और अगर वास्तव में देखा जाए तो काला धन अगर निकला तो कहाँ से निकला? महिलाओं, जो जोर बटोर के लोग गाँव में पैसा रखते हैं और किसान, और टूटे फूटे जंग लगे बक्से में, और वो बक्सा जो कि पीछे से जंग लग जाता है, लोग दफ्ती लगा कर रखते हैं, कपड़े उनके नीचे पैसा रखते हैं, वो काला धन, वही इनके नजर में काला धन हुआ। इसके अलावा कुछ भी आज तक काला धन नहीं आया। एक आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि 98.7% जो नोट 1000 के थे वो जो चलन में थे 98.7% वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए और 1.3% जो रह गया वो नहीं आया। तो काला धन वो गया कहाँ काला धन? तो 1.3% जो हुआ वही हुआ जो फटे नोट जो लोग अपने जमीन में गाड़, किसान और गरीब लोग रखते थे, वो बेचारे लाइनों में नहीं लग पाए।
और जब माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उस समय मुख्यमंत्री थे, और जो बैंकों में लाइनें लगी रहती थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे कहा, अपील भी की कि ऐसा है कि जो लोग हैं इन गरीबों की मदद करिए। और यहाँ पर बहुत लोगों ने, अपने जो पार्टी के लोग, सब लोगों ने क्या किया, पूड़ी बंटवाई, कोई चाय पड़वा, मतलब आप जो एक सहृदयी व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा सहृदयी व्यक्तित्व, मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसका, इन्होंने सबके लिए किया। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से, और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, अब मैं बहुत ज्यादा बात नहीं अपनी करूंगा, मैं यही कहना चाहता हूं कि कथनी करनी में अंतर जिनके, उनका होता है काला मन, अब तक नहीं खोज पाए जो देश का दुश्मन काला धन, नोटबंदी का गलत फैसला नहीं ला सके काला धन, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कहाँ छुपा है काला धन। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रेस के भाई हैं उनके समक्ष अपनी बात रखें। अभी जो दो साथी थे उन्होंने बहुत सीरियस नोट पे अपनी बात खत्म कर दी, और खुशी की बात यह है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं। आंकड़े अब सबके पास हैं, जो नोटबंदी के आंकड़े हैं उसकी जानकारी सबके पास है, और सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों की हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ में वो लोग आए जिन्होंने कभी काला धन बनाया ही नहीं। जिन्होंने कभी काला धन बनाया नहीं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में, और जिन्होंने काला धन बनाया वो भारत छोड़कर ही चले गए। जो आरबीआई के आंकड़े वो आपके सामने हैं कि पूरा का पूरा पैसा जमा हो गया, जितनी करेंसी आरबीआई में आनी थी वो पूरी की पूरी करेंसी वापस आ गई, और उसी का परिणाम है कि आज तक भारत की अर्थव्यवस्था जितनी ऊपर जानी चाहिए थी नहीं आई, और अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। मुझे खुशी है कि जहां हम आज खजांची को याद कर रहे हैं, खजांची का जन्मदिन मनाएंगे, वहीं साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मंच पर बैठे आदरणीय कैलाशनाथ सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह बाल कुमार पटेल जी जो समाजवादी, आदरणीय कैलाशनाथ सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह बाल कुमार पटेल जी जो समाजवादी पार्टी में रहे, उनके बेटे राम सिंह जो खुद विधायक रहे, इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही सीतापुर के बहुत ही महत्वपूर्ण और सीतापुर में लगातार जनता के बीच में रहने वाले, और जिस समय मैं गया था उनके काम को मैंने देखा है। ऐसा दरवाज़ा बहुत कम शहरों में बना होगा जो इन्होंने अपने टाउन एरिया के इलाके में बनाया है। ऐसे दोनों लोग, श्रीमती केसर जहां, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जस्मीन अंसारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सुनील सिंह यादव जी, रमेश राही जी, बड़ी संख्या में और साथी जो जुड़ रहे हैं, इनके साथ हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हाल ही में जेडीयू के बहुत पुराने और मजबूत कार्यकर्ता नेता जो लगातार काम कर रहे थे, वो आज पार्टी में शामिल हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अरविंद पटेल जी का, इनके साथ बहुत सारे साथी जो यहाँ भी हैं, हमारे दूसरे हॉल में भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जहां तक
क्योंकि सबके नाम पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने पढ़ दिया, इसलिए अध्यक्ष जी ने जिन नामों को जोड़ा है उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं, लेकिन विशेष स्वागत मैं करता हूं अपने साइकिल चलाने वाले साथी का। और मुझे खुशी है कि जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली लगभग साइकिल से चल करके, और साइकिल चला के न जाने कितने देश की सीमाएं पार कर ली इन्होंने, मौसम बदलते हुए देखे होंगे, और अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, इसलिए मैं इनका विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि साइकिल पर इनका अनुभव ज़्यादा है और साइकिल ही पार्टी को आगे बढ़ाने आए, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे जैसी सड़क नहीं देखी, एक्सप्रेसवे जो बना वैसा एक्सप्रेसवे देश में नहीं बना। हमारे पत्रकार साथियों को याद होगा कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी, और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अपने जितने साथी आज शामिल हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। नहीं, मैं चाहता था कि आप 2 सवाल पूछ लेते, उसके बाद केक कटता। अगर आप चाहो तो खजांची को अभी बुला लें, मैं बुला लेता हूं खजांची को। बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठो, बैठ लो 5 मिनट। आन बदले बैठाओ 5 मिनट, अभी हम देख लेंगे, तस्वीरें देखेंगे बाद में। और ये तस्वीरें क्यों दे रहे हो हमको? अच्छा ठीक ठीक ठीक। अरे ये तो मांस के अंदर भी खैनी खा लेते हो। क्यों? लाइए हमें दीजिए। ये मांस तो बचाने के लिए है। आज अभी उनसे अनाउंस करवा दो। अध्यक्ष जी अनाउंस कर दे, वो घड़ी का गिफ्ट अभी देंगे बाद में, घड़ी और मेट्रो। जी ये देखिए, जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं, व्यापार हमारा खत्म हो गया। और केवल बड़े व्यापारी नहीं खत्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से यह फायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया। और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि ये नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। मैं आपके चैनल पे देखूंगा कि कैसी शुरुआत लिखते हो, क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या हेडलाइन बनती है, मेरा उसका इंतजार रहेगा। भाई हमारे पास कोई एग्जिट पोल की मशीनरी नहीं है कि हम कैसे बता दें, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को नहीं की, व्यवस्था ये की
कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास, जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। ये सरकार हटे, कानून व्यवस्था ठीक होगी। अब जनता धक्का लगाएगी तो जान लो कौन से हटेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है। मैं तो जो चैनल देख रहा हूं वो 180 बता रहा है तो उसमें मैंने क्या खराब बात लिखी है? मैं तो आप ही की बात को यकीन कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ऐतिहासिक लिखा है। और हमें भरोसा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसी तरह का 100% परिणाम आएगा। समाज को और समाज में नफरत फैलाने की शुरुआत जिन्होंने की थी, उनकी अंत होना शुरू हो गया है। भारत के बाहर भी ऐसे लोग जो समाज को बांट के काम करना चाहते थे, उनको जनता ने क्या रास्ता दिखा दिया। और रास्ता ऐसा दिखाया है कि अब दोबारा उस रास्ते पे नहीं चल सकता कोई। मुझे तो खुशी है इस बात की कि वहां पर एक ग्रुप ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया कि वहां के 4 साल में एक राष्ट्रपति ने 22,000 से ज्यादा झूठ बोले। ये हम खुला आपको देते हैं मौका कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार के कम से कम झूठ गिन लो तो लाखों में झूठ निकलेंगे। अगर अमेरिका में 4 साल में 22,000 बार झूठ बोला गया हो, 22,000 झूठ, और अगर हमारे साथी गिन लें यहां पर उत्तर प्रदेश के झूठ और दिल्ली वाले झूठ मिलाकर के, तो कम से कम लाखों निकलेंगे। वैसे यूपी का पल्ला भारी है देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, हमारे ठाटा बाबा की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हम तो कहेंगे कि बहुत सी चीजें फ्री होनी चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री होना चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री क्यों नहीं है? इलाज फ्री क्यों नहीं है? आपका बिजली इतना महंगा है, ये फ्री क्यों नहीं है बिजली? आपको बिजली फ्री मांगना चाहिए। आप लगता है बिजली का बिल नहीं देते हो या आपको मीटर की जानकारी नहीं होगी, बिजली मीटर की, या जीएसटी की जानकारी नहीं होगी कि किसान को जीएसटी कितना देना पड़ रहा है। और अगर फ्री ही करना है तो हमारे किसान जिसका धान की आप एमएसपी नहीं दे पाए हो, उसको कुछ डीजल में रियायत दे दो, उसको कुछ खाद में रियायत दे दो, और कम से कम ये तो बता दो, आप सदस्यता के लिए तो मिस्ड कॉल है आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है तो इस मिस्ड कॉल नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि किसान कौन सा नंबर मिलाएं, किस पर मिस्ड कॉल दें जिससे धान का उन्हें एमएसपी मिल जाए और गन्ने के किसान को उसकी भुगतान हो जाए। बताइए हमें, कहां है भारतीय जनता पार्टी का वो मिस्ड कॉल नंबर? आप ही इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए।
मुझे खुशी है इस बात की, इस पत्रकार साथी ने कम से कम एक ही सवाल में भारतीय जनता पार्टी के कई झूठों का उजागर कर दिया है। 3 किए हैं तो इनकी गिनती मैंने कर ली कि 3 झूठ। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बताया कि बिजली कहां बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार 4 साल हो गए हैं, कम से कम कोई बिजली का कारखाना नया लगाया हो तो बता दो। केवल मीटर गड़बड़ किए और लोगों से बिल वसूल लिया, एक भी फीडर अलग नहीं कर पाए। अभी स्वास्थ्य की वजह से बहुत लोग साइकिल चला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को आप याद दिलाइए, जिन्होंने ये कहा था, सरकार बनते ही कहा था कि लाखों नौजवानों को हम नौकरी दे सकते हैं, और केवल पुलिस विभाग में। मेरा आपसे निवेदन है, ये दूसरा सवाल है, इससे पहले वाला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को क्या वो बात याद है जो उन्होंने सरकार बनते ही कहा था कि पिछली सरकार ने लाखों नौजवानों को पुलिस में भर्ती से रोका। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो लाखों जगह जो हैं वो कब भरेंगे।